हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। हमारा डीएससी 1 है और इसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि जल्दी करा दो जल्दी करा दो, तो मैंने ये सब्जेक्ट आपका पूरा करा दिया है। आज हमारा ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लास्ट यूनिट है यानी छठा चैप्टर है राजनीतिक समुदाय का विचार। इसमें हमको क्या पढ़ना है? राजनीतिक दायित्व, यानी हम इसमें दायित्व यानी कि जिम्मेदारियों को पढ़ेंगे, जिम्मेदारियों को समझेंगे और कर्तव्य और जिम्मेदारी के बीच में जो एक डिफरेंस होता है उसको समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दायित्व होता है उसी को कर्तव्य समझते हैं। ठीक है, इनके बीच में एक थोड़ा सा अंतर है, उसको भी समझेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से। और आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि जो हमारा राजनीतिक दायित्व होता है, राजनीतिक जिम्मेदारी होती है, उसका मतलब क्या होता है। तो राजनीतिक दायित्व को हम देखते हैं नागरिकों मतलब कर्तव्य के रूप में देखते हैं कई बार। ठीक है, तो समझिए, देखिए, नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो राज्य के कानूनों का पालन करें और उसके प्रति जिम्मेदार रहें। ठीक है, आप किसी देश के नागरिक हो, जैसे मान लो आप भारत के नागरिक हो, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनेगी, हमारा क्या कर्तव्य बनेगा? हमारा कर्तव्य ये बनेगा कि जो हमारे देश का कानून है उस कानून का हम पालन करेंगे और अपने कानून यानी जो हमारे राज्य का कानून है, हमारे देश का कानून है, उसके प्रति हम जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, ये जो राजनीतिक दर्शन है, ये राजनीतिक दर्शन का ये मतलब ये जो सोचना है, ये जो नजरिया है, ये राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे पता चलता है कि लोग जो हैं वो किसी खास तरीके से काम क्यों करते हैं। ठीक है, और राज्य के आदेशों को क्यों मानते हैं। आपके मन में कभी क्वेश्चन आया होगा कि भाई हम सरकार के नियमों को या संविधान के नियमों को क्यों मानते हैं, तो सीधा सीधा जवाब ये मिल जाता है कि हम सरकार के नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि सरकार जो होती है ना, सरकार के पास शक्ति होती है, पावर होती है। अगर हम सरकार के नियमों को नहीं मानेंगे तो वो सरकार हमें क्या देगी? दंड, यानी कि सजा दे सकती है। ठीक है, सजा से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कानून का पालन करते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम सजा से बचने के लिए कानून का पालन कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं। ठीक है, और हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और जिम्मेदारी मानकर उसका पालन करते हैं। तो ये चैप्टर जो है ना वो जिम्मेदारी यानी दायित्व के ऊपर ही है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। मान लीजिए आप सड़क पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं बाइक लेकर, ठीक है, या अपनी गाड़ी से जाते हैं। तो सड़क पे जाते हैं तो आपको एक जगह मिलती है रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट है, कुछ इस प्रकार से होती है रेड लाइट, उसमें रेड ग्रीन ये लाइटें होती है। अब लाइट हो रखी है रेड, यानी रेड का मतलब है आपको रुकना है। अब आपके सामने आपको पता है कि कानून ये कहता है कि आपको रुकना है। अगर आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, तोड़ दिया, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि पुलिस आपका चालान काट दे। ये दोनों सिचुएशन हो सकती है ना। और तीसरी सिचुएशन हो सकती है कुछ भी ना हो, ना पुलिस आपको देखे, ना चालान कटे, ना कुछ हो, आप आराम से चले जाओ। तो ये तीनों चीज हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, कानून तो ये कहता है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर दें। अगर आप मान लो रुक जाते हो, आप दो तरीके से रुक सकते हो। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आपको डर है कि मैं रेड लाइट को क्रॉस कर दूंगा, पुलिस वाला खड़ा है, कहीं पुलिस वाला मुझे पकड़ ना ले और मेरा चालान ना बना दे। अगर आप डर की वजह से रुके हुए हो तो ये राज्य का एक डर होता है, यानी कानून का डर होता है। ये होता है डर की वजह से रुकना। दूसरा होता है जिम्मेदार होना, यानी आपको अंदर से ही पता है कि यार ये काम गलत है और ये मेरे देश के कानून के खिलाफ है और मुझे इस कानून को नहीं तोड़ना है, यानी मुझको रेड लाइट को नहीं तोड़ना है, ये मेरी जिम्मेदारी। अगर आप उसको जिम्मेदारी मानते हो, डर नहीं मानते हो, यानी इसमें डरने की बात नहीं है, बल्कि आप तो अपनी जिम्मेदारी मान रहे हो। ठीक है, तो जिम्मेदारी मान रहे हो तो ये कहलाएगा आपका राजनीतिक दायित्व। ठीक है, इसी को हम इस चैप्टर में डिटेल में समझने वाले। आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा यहाँ से। अब आगे आप चलोगे तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक विद्वान है जिनका नाम है एफीएल हार्ट। एफीएल हार्ट क्या कहते हैं? देखो, इन्होंने बताया कि दायित्व जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है कानूनी दायित्व और दूसरा होता है नैतिक दायित्व। कानूनी दायित्व कहता है कि ये जो लीगल जो कानूनी दायित्व होता है ये हमें बताता है कि हमको टैक्स देना चाहिए, हमें कानून को मानना चाहिए, हमें सेना में सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा कानूनी दायित्व है। नैतिक दायित्व क्या होता है? जो सही काम करने की नैतिक जिम्मेदारी से आता है। तो यहीं पे वो वाली सिचुएशन रखो, रेड लाइट थी आपके सामने,
आपका एक कानूनी दायित्व था कि भाई कानून के सामने वो गुनाह है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा नैतिक दायित्व कि आपको पता है कि वो काम गलत है, मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो काम गलत है। तो ये दोनों के बीच में अंतर है, आपको समझना है। फिर कानून का पालन करना जो होता है वो कानूनी दायित्व होता है, लेकिन सही व्यवहार करना वो नैतिक दायित्व होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आसान बात है, मैं मान के चल रहा हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे विद्वान है, इनका नाम है थॉमस हॉब्स और जॉन ऑस्टिन। इन दोनों के बारे में समझते हैं। इन दोनों का मानना था कि लोग राज्य के आदेश का इसलिए पालन करते हैं, यानी राज्य के आदेश को इसलिए मानते हैं। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से होता है। ठीक है, अब सरकार में कोई भी हो सकता है, चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे तानाशाही सरकार हो, चाहे वो राजा का शासन हो यानी राजतंत्र हो, XYZ कोई भी जो सत्ता में है वो राज्य है। समझ गए? तो ये दोनों मानते थे कि लोग राज्य के आदेश को इसलिए मानते हैं क्योंकि राज्य के पास शक्ति है, पावर है। लोग दंड के डर से यानी सजा के डर से कानून को मानते हैं। इसे पूर्ण दायित्व का विचार कहा गया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि हम कानून को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमको पता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, और सरकार जो होती है उसके पास शक्ति होती है, पावर होती है, वो हमको सजा देगी। ठीक है, हमारा जो प्रशासन है वो हमको सजा देगा, इसलिए हम डर के मारे किसी गलत काम को नहीं करते हैं। तो ये हमारा पूर्ण दायित्व कहलाता है इन दोनों विद्वानों के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। अब जॉन लॉक के बारे में आपने पढ़ा होगा। जॉन लॉक कहते हैं कि नागरिकों के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये सब हमें प्राकृतिक अधिकार हैं। ठीक है, मिले हुए हैं। ये कहते हैं राज्य तभी सही है जब वो इन अधिकारों की रक्षा करे। अगर राज्य यानी ये सरकार लोगों के जीवन की सुरक्षा करता है, उनको स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है, उनको उनकी संपत्ति को नहीं छीनता है, तो ऐसे में राज्य क्या होगा? राज्य अगर उनके अधिकारों की रक्षा करता है, ये सब चीजें उनको दे रहा है, तो ये सही माना जाएगा, यानी राज्य अच्छा है। यदि राज्य मान लो अत्याचारी है यानी अत्याचारी हो जाएगा, तो नागरिकों को उसे बदलने का अधिकार है। ऐसा किसने बोला है? जॉन लॉक ने। मान लो कोई सरकार है, वो लोगों को फांसी पे टांगने लग जाए बेमतलब में, लोगों की स्वतंत्रता छीनने लग जाए, या उनकी संपत्ति का अधिकार ना दे उनको, तो ये सरकार क्या होगी? इसको सरकार को अत्याचारी बोला जाएगा। और अत्याचारी सरकार को बदलने का अधिकार किसका होता है? जनता के पास होता है। ऐसा किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। ठीक है, ये बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। फिर एक दूसरे विद्वान है जिनका नाम है डेविड ह्यूम और मानक गरिमा। तो ह्यूम ने क्या कहा है कि राज्य का पालन सिर्फ डर से नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये सच बात है। अगर आप डर के कारण आप कानून का पालन कर रहे हो तो ये गलत बात है। ठीक है, आपके अंदर नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको पता है भाई क्या हमारे देश के लिए सही है, क्या हमारे देश के लिए गलत है, तो आपको अंदर से पता होना चाहिए सही गलत क्या है। कानून का डर थोड़ी होना चाहिए। कानून तो हालांकि बनाया जाता है ताकि जो गलत इंसान है, गलत व्यक्ति है, जो असामाजिक तत्व है, उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमें खुद से भी तो पता होना चाहिए। तो ये सही बात कह रहे हैं। ये कहते हैं कि लोगों को सहमति और नैतिकता के आधार पर राज्य को मानना चाहिए। ठीक है, सहमति के आधार पर मानो भाई, नैतिकता के आधार पर मानो। जरूरी थोड़ी है कानून का डंडा तुम्हारे सिर पे चलेगा तभी तुम उसको मानोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर है JS मिल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मिल क्या कहते हैं समझते हैं। मिल कहते हैं कि अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए और राज्य की शक्ति जो है वो सीमित होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए JS मिल के विचार हमने देखे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम जॉन रॉल्स की। रॉल्स का आपने न्याय का सिद्धांत बहुत पढ़ा होगा, मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बना रखी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉन रॉल्स ने दो सिद्धांत दिए हैं, एक न्याय और समानता की ये बात करते हैं। वैसे न्याय इनका मेन सिद्धांत जो न्याय है उसी में समानता आ जाती है। ठीक है, तो जॉन रॉल्स ने न्याय और समानता पर आधारित महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक समाज तभी न्यायपूर्ण है जब हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो, यानी किसी समाज में सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, तब तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये समाज जो है ये क्या है? ये एक, आप इसको मतलब एक समान, आप इसको न्यायपूर्ण समाज कह सकते हो या समान व्यवहार वाला समाज कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि लोगों को राज्य का पालन इसलिए करना चाहिए, यानी लोगों को, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, लोगों को सरकार का कानून का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज के नियम सबके हित में होते हैं। बिल्कुल सही है, समाज के जो रूल बनते हैं ना वो सबकी भलाई के लिए बनते हैं, इसलिए हमको नैतिक रूप से उसका पालन करना चाहिए, हमें किसी डर के कारण उसका पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है,
फिर यहाँ पे अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि जो दायित्व होता है, दायित्व का मतलब जिम्मेदारी, यानी दायित्व जो होता है, जिम्मेदारी जो होती है, और कर्तव्य जो होता है, ये दोनों समान हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? सोचो, अगर आप दायित्व और समानता को एक ही सॉरी दायित्व और कर्तव्य को एक जैसा समान मान रहे हो, तो आप यहाँ पे गलत समझ रहे हो, ठीक है। आपको क्या देखना है, यहाँ पे दोनों में बहुत माइनर सा छोटा सा फर्क है। तो दायित्व और कर्तव्य दोनों एक जैसे हमको लगते हैं, लेकिन दोनों में हम देखें तो कुछ अंतर भी है। अंतर क्या है? लोग अक्सर क्या होता है, दोनों शब्दों को जब समझते हैं तो वो एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। कई जगह पे दायित्व का इस्तेमाल कर लेते हैं, कई जगह पे कर्तव्य का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो मतलब सेम ही समझते हैं, तो उनको कोई अलग नहीं लगता है। लेकिन दोनों का अर्थ अगर हम देखें तो वो अलग होता है, ठीक है। दोनों का अर्थ, जिम्मेदारी का स्तर अलग होता है। दोनों में जिम्मेदारी है, कर्तव्य में भी जिम्मेदारी है, दायित्व में भी है, लेकिन जिम्मेदारी का जो लेवल है वो दोनों जगह पे अलग है, ठीक है। अब कैसे अलग है, मैं आपको ये अंतर समझाता हूँ। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, दायित्व क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। दायित्व को हम हिंदी में, वैसे तो दायित्व भी हिंदी का ही शब्द है, इसको हम दूसरा शब्द कहते हैं जिम्मेदारी, यानी इसको हम जिम्मेदारी भी कह लेते हैं दायित्व को। तो दायित्व का मतलब होता है किसी काम को करने की मजबूरी या फिर जिम्मेदारी, यानी कोई काम है उसको करना आपकी मजबूरी है। आपका मन हो चाहे आपका मन उस काम को करने का ना हो, लेकिन मजबूरी है तो करना पड़ता है। कई बार हम जीवन में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम मजबूरी में करते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना पसंद नहीं करते हो, लेकिन मजबूरी में उनको पढ़ाई करनी पड़ती हो, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं काम ऐसे। तो किसी काम को करने की जो मजबूरी है वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का मतलब है जो जिम्मेदारी है आपकी उसको पूरा करना ही है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना, ये आपका कर्तव्य है। जैसे मान लो एक पिता है, पिता का कर्तव्य क्या है? अपने बच्चों को पढ़ाई करवाना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, अपनी जो परिवार है उसको खुशहाल रखना, ठीक है, बच्चों का विवाह करवाना। तो ये सारी उसकी जिम्मेदारी होती है पिता की। तो पिता अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है तो वो क्या हो जाएगा? वो उसका कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन अगर उसको मजबूरी माने कि ये मेरी मजबूरी है, तो फिर वो दायित्व हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। तो उदाहरण अगर आप देखो, अगर, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप पर टैक्स देने का दायित्व है, क्योंकि देखो टैक्स जो होता है वो सभी को देना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टैक्स है, अब टैक्स देना आपका दायित्व है, एक तरह से मजबूरी मान लो कि मजबूरी है, हमको देना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा दायित्व। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल समय पर देते हो, टाइम पर टैक्स जमा कर देते हो, तो वो आपका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या कहता है कि हमें टाइम पर टैक्स दे देना चाहिए। टाइम पर अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आपका कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे मजबूरी समझ रहे हो, आप अंदर से नहीं चाह रहे हो टैक्स देना, तो फिर वो आपके लिए दायित्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि दायित्व और कर्तव्य जो होते हैं इनके बीच में कभी कभी संघर्ष भी हो जाता है। तो संघर्ष क्यों हो जाता है भाई, ये हमें समझना है। तो देखिए कई बार क्या होता है, हम अलग अलग प्रकार के जो दायित्व होते हैं, जिम्मेदारी होती है, ठीक है, उसको देखते हैं। जैसे कि मान लो हमारा कोई नैतिक दायित्व है, हमारा कोई कानूनी दायित्व है, हमारा राजनीतिक दायित्व है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। और कई बार क्या होता है, टकराव हो जाता है। टकराव कैसे हो जाता है? तो इन दायित्वों के कारण टकराव हो सकता है, क्योंकि नैतिकता एक बात है, नैतिकता एक अलग चीज है, कानून जो है वो दूसरी बात है। नैतिकता अलग है, कानून दूसरा है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, व्यक्तिगत विश्वास, हमारी कुछ विश्वास मान्यता भी होती है जो तीसरी बात हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टकराव हो जाता है। एग्जाम्पल से आप समझोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि हमको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर रेड लाइट हो रखी है तो हमको रुक जाना चाहिए, जब ग्रीन लाइट हो जाए तो हमको चलना चाहिए। ये क्या कहता है, ये कानून कहता है, ये ट्रैफिक का नियम कहता है, इसको आप कानून मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता ये कहती है, मान लो कोई घायल व्यक्ति है, ठीक है, कोई घायल व्यक्ति है, आपने उसको गाड़ी में बिठा लिया, आपको पता है वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको उसे समय पे अस्पताल ले जाना है। अगर जरा भी देरी हुई तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। अब नैतिकता यहाँ पे क्या कहेगी कि आप रेड लाइट है तो आप वहाँ पे गाड़ी रोक के खड़े हो जाओ, जब रेड लाइट ग्रीन होएगी तब आप ले जाओ, ठीक है। ये तो कानून कहता है। लेकिन नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता ये कहती है कि इस आदमी की जान बचानी ज्यादा जरूरी है, तो तोड़ दो रेड लाइट को, ठीक है। यानी कि नैतिकता कहती है कि किसी घायल को तुरंत अस्पताल ले जाओ, भले ही नियम अगर थोड़ा बहुत टूट जाए कोई बात नहीं, पर उसको ले जाओ जल्दी। यहाँ नैतिक और कानूनी दायित्व अलग अलग है, कानून अलग कहता है और नैतिकता अलग कहती है, और दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हैं, मान लो कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है,
ठीक है। अब इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए, सीधा उसको तुरंत एडमिट करके तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए जल्दी जल्दी। लेकिन डॉक्टर कई बार क्या करते हैं, जाओ वहां पे पर्चा बनवा के लाओ, जाओ उसके सिग्नेचर करवा के लाओ, जाओ वहां पे फीस जमा करके आओ, दुनिया भर की चीजें जो मतलब बाद में भी हो सकती है। पहले पेशेंट को देखना चाहिए, वो नैतिकता है, लेकिन जो वो प्रोसेस करवाते हैं वो कानून है। तो यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक और राजनीतिक दायित्व। हमारी कुछ धार्मिक और कुछ राजनीतिक दायित्व यानी जिम्मेदारियां भी होती हैं, उनके बीच में भी कई बार टकराव हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, देखिए एक व्यक्ति के धार्मिक विश्वास, किसी का धार्मिक विश्वास कुछ है और राजनीतिक दायित्व जो है वो कभी कभी टकरा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने, अगर एक धार्मिक समूह कोई ऐसा काम रोकता है जिसे कानून करने को कहता है, ठीक है, तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि कानून का पालन करे या धार्मिक नियम का पालन करे। अब मान लो आपने देखा होगा देश में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी भी धर्म या किसी का भी, कई बार क्या होता है कि कुछ समूह ऐसे होते हैं जो कानून को मानने से मना कर देते हैं, कहते हैं हमारा धर्म ऐसा कहता है, हमारा धर्म वैसा कहता है। ठीक है, वो अपने धर्म को सबसे आगे रख लेते हैं और कानून को वो सेकेंडरी मानते हैं। तो यहाँ पे भी कई बार क्या होता है, हमारा जो धर्म होता है ना, वो हमें कंफ्यूज कर देता है कि हमको पहले इसका पालन करना है या कानून का पालन करना है, हमें उस देश के संविधान का पालन करना है। तो ये भी हो जाता है। आगे चलते हैं, जब दायित्व यानी जिम्मेदारियां आपस में टकरा जाएं तो क्या होता है भाई, तो कई बार क्या होता है, दो दायित्व यानी दो अलग अलग जिम्मेदारी हैं वो एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट होती हैं, और दोनों को पूरा करना संभव भी नहीं होता क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसको पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसे में ये स्थिति जो होती है वो क्या होती है, बहुत मुश्किल वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल वाली स्थिति हो जाती है, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे समय में बहुत ज़्यादा सोच समझकर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यानी परिस्थिति के अनुसार और समाज के हित यानी जनता के कल्याण, ठीक है, समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर हमको डिसीजन लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट है असीमित दायित्व का सिद्धांत। ठीक है, कई बार क्या होता है, दायित्व यानी कि जो जिम्मेदारी है ये मायने नहीं रखता है कि ये राजनीतिक है, नैतिक है, कानूनी है, कौन सी जिम्मेदारी है, ये मायने ही नहीं रखता है। यानी दायित्व का मतलब है कोई काम करना ही पड़ेगा। अब आप ये मत सोचना आपकी जिम्मेदारी आप उससे बच जाओगे। कई बार क्या होता है, मन हो ना हो, मर्जी हो ना हो, कोई काम है जो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कोई काम करने को कहा गया है तो हम उसे करने के लिए बाध्य हैं यानी मजबूर हैं, और यही मजबूरी जो है ये हमारा दायित्व है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे नौकरी, जब मैं नौकरी करता था, मैं आपको अपने नौकरी वाले समय में बता दूं, जब इलेक्शन वगैरह में हमारी ड्यूटी लगती थी तो कई बार हमें सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँचना पड़ता था। ठीक है, अब घर से वो मान लो 40-40 किलोमीटर दूर है, तो भी हमको घर से सुबह रात में ही 3 बजे 2 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे तक तैयार होना पड़ेगा, गाड़ी वगैरह कैब वगैरह करनी पड़ेगी, तब जाके हमें वहाँ पे पहुँचना है। यानी हमारी मजबूरी है कि हमें उतने टाइम पे पहुंचना ही है, हमारा मन हो चाहे ना हो लेकिन हमें पहुंचना ही है। ठीक है, तो ये हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे बाध्य यानी इसको एक तरह से मजबूरी कहा जाता है। कर्तव्य एक प्रकार का दायित्व ही है, कर्तव्य भी हमारा एक प्रकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन दायित्व का मतलब यहाँ पे मजबूरी है और कर्तव्य का मतलब इच्छा हो सकती है कि हमारी इच्छा, ठीक है, इच्छा के रूप में हम देख सकते हैं। अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत। ठीक है, अप्रत्याशित घटना यानी राज्य जो है वो बड़ी शक्ति, राज्य की बड़ी शक्ति या मजबूरी वाली स्थिति। इस सिद्धांत का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि राज्य की शक्ति जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, इसलिए नागरिक यानी जो जनता है उसको राज्य का आदेश मानना ही पड़ता है। ठीक है, व्यक्ति के पास आदेश ना मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अगर नहीं मानेगा तो उसको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी, क्योंकि आदेश ना मानने पर उसको दंड मिलेगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, कई बार लोगों को राज्य की यानी सरकार की वो बात माननी पड़ जाती है जो उनको नहीं नहीं पसंद है। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोविड था, कई बार लॉकडाउन में, ठीक है, सरकार ने बोल दिया था कि घर से ना निकलो, लेकिन कुछ लोग थे वो उनको जाना जरूरी था, एक्स वाई जेड जो भी उनकी सिचुएशन रही हो वो निकल जरूर रहे थे। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि राज्य की बात मानना हमारे लिए मजबूरी हो जाती है। इस सिद्धांत की आलोचना क्यों हुई है ये हम देखते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि लोग सिर्फ डर के कारण कानून मानते हैं, यानी लोगों को डर है इसलिए कानून मानते हैं, अगर डर नहीं होगा तो कानून नहीं मानेंगे। ठीक है, इसमें नैतिकता जो है ना उसकी कोई जगह ही नहीं है। ये सिद्धांत लोगों को मजबूर बना रहा है, आज़ादी नहीं दे रहा है, ये लोगों को मजबूर बना रहा है, लोग मजबूर होकर कानून का पालन कर रहे हैं लोग, जबकि उनको नैतिकता के आधार पर कानून का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये बातें यहाँ पे बताई गई है। फिर ये लोकतंत्र के खिलाफ है, क्यों खिलाफ है भाई, क्योंकि ये कहता है कि नागरिक को राज्य के खिलाफ विरोध करने का अधिकार नहीं है,
यानी सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है, सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, तो जनता उसका विरोध नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये राज्य को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है, बहुत ज़्यादा शक्ति दे देता है। राज्य जहाँ पे भी बोल रहा हूँ मैं सरकार, यानी सरकार के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर आ जाती है, ठीक है। इसलिए इसे अच्छा राजनीतिक सिद्धांत नहीं माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दैवीय अधिकार का सिद्धांत, ठीक है। देखो आज के समय में तो ऐसा नहीं माना जाता क्योंकि अब लोकतंत्र है और शासन व्यवस्था बदल गई है। लेकिन प्राचीन समय में चले जाओ जहां पे राजशाही होती थी, यानी कि राजा का शासन जब हुआ करता था, ठीक है, उस समय के आधार पे देखो, उस समय एक सिद्धांत होता था जिसको कहा जाता था दैवीय अधिकार सिद्धांत। यूरोप वगैरह में खासकर माना जाता था, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत के अकॉर्डिंग राजा की जो शक्ति होती है वो भगवान से मिलती है, यानी भगवान ने राजा को ताकत दे रखी है, शक्ति दे रखी है, ठीक है। ऐसा मतलब माना जाता था, ये सिद्धांत बोलता था। इसलिए अगर आप राजा के आदेश को नहीं मानोगे, इसका मतलब है कि आप भगवान की आज्ञा नहीं मानोगे, ठीक है। यानी राजा का आदेश नहीं मानने का मतलब है भगवान का आदेश ना मानना। राजा की बात का विरोध करने का मतलब है आप भगवान का विरोध कर रहे हो, ठीक है। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? दैवीय अधिकार सिद्धांत बताता है। जब राजा का शासन होता था तब इसको ऐसा माना जाता था, ठीक है। पुराने समय में ये सिद्धांत जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा माना जाता था। और अगर मैं बात करूं मध्यकालीन यूरोप की, ठीक है, और भारत के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ पे राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है, यानी भगवान का भेजा हुआ प्रतिनिधि माना गया है। ऐसा माना जाता था कि भगवान ने राजा को शासन का अधिकार दे रखा है, शासन की जिम्मेदारी दे रखी है। वो सीधा भगवान को जवाब देगा। कौन? राजा सीधा भगवान को जवाब देगा। यानी यहाँ पे जो ईश्वर है, ईश्वर से कनेक्ट कर दिया गया है राजा को, ठीक है। अब राजा जो है उसको ईश्वर ने भेजा है, किस लिए भेजा है? शासन करने के लिए। तो हमको राजा की बात माननी पड़ेगी। अगर हम राजा की बात नहीं मानेंगे तो हम ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करेंगे, ऐसा माना जाता था। लेकिन आधुनिक समय में, यानी आज के समय में, ये सिद्धांत जो है ना ये कमजोर पड़ गया, अब पहले जैसा नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि अब लोकतंत्र है, या दुनिया भर में के देशों में देखो राजशाही, राजा का शासन खत्म ही हो गया है। बहुत शायद ही कहीं पे आपको राजा का शासन दिखता होगा, ठीक है। तो ये जो सोच थी, ये जो सिद्धांत था, अब नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि लोग जो है अब लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। शक्ति जो है जनता से आती है, ठीक है। जनता के द्वारा ही जो हमारा शासक है उसको शक्ति मिलती है, भगवान से शक्ति नहीं मिलती। लोग राजा की गलतियों का विरोध कर सकते हैं, ठीक है। आज के समय में जो हमारा शासक है हम उसकी गलतियों का विरोध कर सकते हैं। राजा वाले समय में ऐसा नहीं होता था। विरोध करना मतलब भगवान का विरोध करना माना जाता था, ठीक है। फिर करिश्माई अधिकार और दैवीय अधिकार में अंतर। कई लोग कहते हैं कि दैवीय अधिकार जो है और करिश्माई अधिकार जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। करिश्माई अधिकार का मतलब क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। दैवीय अधिकार तो आप समझ गए हो, भगवान राजा को भेजा, राजा करेगा शासन और जनता को राजा की बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो भगवान ने भेजा है, ठीक है। ये हमने समझा था। अब करिश्माई अधिकार होता है अलग। ये किसी नेता के व्यक्तित्व गुणों से आता है। यानी मान लो कोई नेता है, बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है, मान लो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल नेता वाली पर्सनैलिटी है, उसकी बोलने की कैपेसिटी, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है, और वो इतना लोकप्रिय लीडर है कि जनता मतलब उसको देखने की, उसकी एक झलक पाने के लिए जनता बिल्कुल उत्साहित रहती है। तो ऐसा कोई नेता है जिसकी इतनी अच्छी इमेज है जनता के सामने, तो ऐसे नेता को हम क्या कहते हैं? करिश्माई लीडर, ठीक है, करिश्माई नेता कहते हैं। तो ये उसका एक तरह से करिश्माई अधिकार के रूप में इसको देख सकते हैं हम। अब दैवीय अधिकार क्या है? दैवीय अधिकार तो ये कहता है कि ये भगवान के द्वारा दी गई शक्ति है और व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, यानी जो राजा बैठा है वो कैसा भी हो, लेकिन वो भगवान का भेजा हुआ माना जाएगा। राजा चाहे दयालु हो, राजा चाहे क्रूल हो, ठीक है, लेकिन उसको कैसा माना जाएगा? उसको भगवान के द्वारा भेजा हुआ माना जाएगा। इसलिए करिश्माई अधिकार जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन दैवीय अधिकार जो है वो परंपरागत माना जाता है, क्योंकि वो तो भगवान ने भेजा है तो वो भाई ट्रेडिशनल है, उसको माना ही जाएगा। करिश्माई अधिकार खत्म हो सकता है क्योंकि करिश्माई अधिकार क्या होता है? किसी राजा की लोकप्रियता पर आधारित होता है, तो वो खत्म हो सकता है। नेक्स्ट है निर्देशात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजनीतिक सत्ता जो होती है वो वैध यानी लीगल तब मानी जाती है जब परंपरा, रीति रिवाज, ठीक है, और हमारे जो रीतियां होती हैं और सामाजिक प्रथाएं जो होती है इससे प्राप्त हो। यानी कि मान लो कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, वो तभी लीगल उसको माना जाएगा जब उसमें जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मतलब जो भी रूल्स हैं वो परंपराओं के हिसाब से हो, रीति रिवाजों के हिसाब से हो, तो उसको क्या माना जाता है? वैध माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है, ठीक है।
यानी अगर कोई अगर लोग किसी नियम या कोई भी नियम है या शासन प्रणाली है उसको बहुत समय से मानते आ रहे हैं तो उसको वो वैध मानने लग जाते हैं। ठीक है, यानी मान लो कोई प्राचीन समय से कोई रूल चला रहा है किसी जगह में, ठीक है, सदियों से चला आ रहा है, लोग उनके पूर्वज भी मानते थे, उनके पूर्वज भी मानते थे, उनके पूर्वज भी मानते थे, तो अपने आप उसको क्या मान लिया जाता है, वैध मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने भी ऐसा माना है, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी ऐसा माना है, तो उसको लीगल नजरिए से देखा जाता है। ठीक है, अब लोग क्यों मानते हैं भाई शासन के आदेश को, यानी जो प्रशासन है उसका जो आदेश होता है लोग उसको मानते क्यों हैं? क्योंकि उसका पालन करना एक आदत बन चुकी है, क्योंकि सभी उसका पालन करते आ रहे हैं। परंपरा थी, परंपरा की तरह इसको स्वीकार कर लिया गया है। हमारे पूर्वजों ने भी मान लो अगर किसी चीज को मान लिया है तो हम भी उसको मान लेते हैं। समाज में ये मान लिया गया है कि ये सही तरीका है, क्योंकि समाज ने इसको वेरीफाई कर दिया है, इसलिए लोग नियमों को बिना सवाल किए भी मान लेते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं, ठीक है, उसको लोग मान लेते हैं बिना कुछ सवाल किए। ये सिद्धांत हमको क्या बताता है? ये सिद्धांत बताता है कि राज्य जो है समय के साथ बदलता है और लोग जो हैं वो धीरे धीरे जो है नए नियमों और परंपराओं को अपनाते हैं। समय के साथ राज्य यानी सरकार बदलेगी, सरकार के नियम जो हैं वो समय के साथ बदलेंगे। ठीक है, लोगों के भी विश्वास धीरे धीरे बदलते हैं, इसलिए शासन जो है उसको स्वीकार करना और उसका पालन करना चाहिए। लोगों को प्राकृतिक कर्तव्य होता है उनका, मतलब एक नेचुरल आप मान लीजिए कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनको राज्य यानी सरकार के जो कर्तव्य है, सरकार की जो पॉलिसी है उसका पालन लोगों को करना ही होता है। ठीक है, अब इस सिद्धांत की खास बात क्या है? ये सिद्धांत निर्देशन जो है वो ये कहता है कि राजनीतिक दायित्व इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लोग पुरानी जो परंपरा है और आदत जो है उसको सही मानते हैं, इसीलिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, नैतिकता ये सिद्धांत का आधार नहीं है, बल्कि परंपराओं की स्वीकृति इसका आधार है। यानी जो परंपरा चली आ रही थी उस आधार पे कानून बनाया गया था, वो कानून आज भी चल रहा है मान लो अगर, तो उसमें नैतिकता नहीं है बल्कि वो परंपरा है, ट्रेडिशन थी, इसलिए उसको माना जाता है। ठीक है, आपने मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो आदिवासी समुदाय होते हैं, आपने आदिवासी समुदाय देखा होगा, तो आदिवासी समुदाय में बहुत सारी चीजें मानी जाती है। जैसे जंगल से वो प्रेम करते हैं, वो पेड़ों को काटते नहीं है, जंगलों की वो पेड़ों की पूजा करते हैं, कभी भी उसको कटने का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पूर्वज करते थे, उनके पूर्वज भी यही मानते थे, उनके जो पीढ़ियाँ आई वो भी यही मानती थी, उनकी पीढ़ियाँ जो आई वो भी यही मानती थी। यानी कि उनकी नज़र में क्या है, वो एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, तो वो आज भी उसको मानते हैं। वो नैतिकता नहीं है, वो परंपरा है, वो उनके पिताजी के पिताजी ने माना, उनके पिताजी ने माना, इसलिए उसको वैध मानते हैं। तो ये निर्देशन का सिद्धांत है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। मान लो कोई समुदाय है, वो कई पीढ़ियों से पंचायत व्यवस्था को मानता है। मान लो ये दूसरा एग्जाम्पल है, कोई समुदाय है वो पंचायत व्यवस्था को मानता आ रहा है, कई पीढ़ियों से मानता आ रहा है, उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी वो सब मानते आ रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, इसको वैध मान लेंगे क्योंकि ये परंपरा है। और कोई समाज जो है वो शादी में, त्योहार में या राजनीतिक रीति रिवाज जो होता है उसको मानता ही है, तो इसे भी वैध समझा जाता है। अब मान लो आपकी शादी होगी, जब हो सकता है आपकी शादी हो रखी हो या होगी, जो भी होगी, तो आपके जो परिवार में जो परंपरा चली आ रही है, आपकी शादी में कुछ नियम होंगे जो आपकी कई पूर्वजों की पीढ़ियों से चलते आ रहे होंगे, तो आप उसे मानोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो वैध मानी जाएगी। तो यही आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एडमंड बर्क थे, इनका विचार क्या है ये समझिए। ये कहते हैं कि समाज और राज्य अचानक नहीं बने, ये समाज जो है, सोसाइटी है और जो सरकार है, अचानक नहीं बना है। ठीक है, धीरे धीरे जो पुरानी परंपरा थी उससे ही तो ये समाज और सरकार बनी है। इसलिए नागरिकों का कर्तव्य है कि वो राज्य के अधिकार का पालन करें। ठीक है, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध इसलिए किया क्योंकि क्रांति जो थी पुरानी परंपराओं को तोड़कर नया शासन लाना चाहती थी। यानी पुरानी परंपरा को अगर तोड़ दिया जाए, नया शासन लाने का अगर प्रयास किया जाए, तो उसका ये करते हैं विरोध। ठीक है, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट है आलोचना। कुछ लोग जो है इनके सिद्धांत की आलोचना भी करते हैं। आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये परिवर्तन के खिलाफ है। आपको पता है समाज में परिवर्तन होता है, नियमों में परिवर्तन होता है, कानून में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन तो होना प्रकृति का नियम है। आज से 50 साल पहले जो था आज वो नहीं है, आज से 50 साल बाद भी वो नहीं होगा जो आज है, यानी परिवर्तन लगातार चलता आ रहा है। तो ऐसे में परिवर्तन को एक्सेप्ट करना होता है, ये सब मानते हैं। तो ये सिद्धांत कहता है कि भाई परिवर्तन हो रहा है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता है, मानता नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये गलत परंपराओं को भी सही ठहरा रहा है ये जो है। अब मान लो आज से 50 साल पहले कोई इलीगल काम होता था, कोई गलत
परंपरा चली आ रही थी, तो क्या उसको बदलना नहीं चाहिए आज के समय में? तो ये अगर बदल देंगे तो ये सिद्धांत उसको सही नहीं मानता है, इसलिए सिद्धांत की आलोचना हुई है। ठीक है, ये लोकतंत्र की भावना से भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि लोकतंत्र सवाल करने का अधिकार देता है, इसमें तो कोई सवाल करने का अधिकार ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं जो परंपरा चली आ रही है उसको मानते रहो, अगर वो गलत है तब भी मानते रहो, गलत है तो उसको क्यों मानेंगे भाई? ठीक है, तो यही चीज है। फिर एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है सीमित दायित्व का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत जो है ये राज्य का दायित्व यानी जो सरकार है ना उसकी जिम्मेदारी की बात करता है, यानी नागरिकों से आदेश मानने की मांग, यानी कि असीमित नहीं बल्कि सीमित है। तो कहते हैं कि जो राज्य का दायित्व यानी सरकार की जो जिम्मेदारी है वो अनलिमिटेड नहीं है बल्कि लिमिटेड होती है, सरकार के पास इतने अधिकार नहीं है। ठीक है, ये दायित्व की सीमा जो है यानी जो ये जिम्मेदारी की जो लिमिटेशन है ये व्यक्ति की स्थिति, समाज और उसके अधिकारों पर निर्भर करता है। इसलिए अलग अलग विचारक जो हैं वो जिम्मेदारी के बारे में अलग अलग तरीके के तर्क देते हैं। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको समझाया है। सहमति का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मूल विचार है कि किसी व्यक्ति पर दायित्व तभी लगाया जाएगा, ठीक है, कब लगाया जाएगा? जब उसने सहमति दी हो, यानी किसी व्यक्ति पर कोई कानून तब थोपा जाए जब वो मान रहा हो कि हाँ भाई हमारे लिए ये चीज़, ये कानून या ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगा दी जाए, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जब सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा हो तभी आप उसको लगा सकते हो। कुछ विचारक कहते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा का मालिक होता है, ठीक है, उसकी जो मर्जी करेगा वो करेगा, इसलिए उसकी मर्जी के खिलाफ यानी उसकी सहमति के बिना कोई भी जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, जबरन जिम्मेदारी लेना गलत है, ऐसा ये कहते हैं। नेक्स्ट है हॉब्स। हॉब्स और लॉक का विचार, ये इसकी प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, इसको समझते हैं। जो हॉब्स थे, हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो था वो बहुत असुरक्षित था, यानी प्राचीन समय में चले जाओ तो मनुष्य बहुत असुरक्षित होता था, हर तरफ डर का माहौल होता था, उसको 36 तरह के खतरे रहते थे। ठीक है, और अराजकता थी समाज में। तो इसलिए लोगों ने क्या करा, सहमति देकर एक शासन बनाया ताकि वहां पे शांति हो सके, सुरक्षा हो सके। ठीक है, इसलिए लोगों ने अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा सरकार को दे दिया। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, इसी सब्जेक्ट की हमने पहली दूसरी यूनिट करी थी तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप थोड़ा सा ना, मैं आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, आज से हजारों साल पीछे चले जाओ, आपने आदि मानव के बारे में पढ़ा होगा। एक समय ऐसा था जब मानव जो था वो आदिम अवस्था में था, जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था, गुफाओं में सो जाता था। ठीक है, तो उस समय क्या था, उस समय उसका जीवन जो था वो बहुत ही असुरक्षित था। मान लो उनको जानवरों का खतरा रहता था, कोई जानवर आके मार दे, या उस समय भी समाज में असामाजिक तत्व होते थे तो उसका भी खतरा रहता था, यानी डर बना रहता था, खतरा बना रहता था। कोई सरकार नहीं थी तो कोई अराजक ही मान लो, अराजकता थी हर तरफ। तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि अब हम कृषि करते हैं, खेती, जब धीरे धीरे वो आदि मानव खेती की तरफ बढ़ा, वो धीरे धीरे नए नए आविष्कार करने लगा, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि यार हमें तो बहुत खतरा है, हमारी लाइफ तो है हमेशा मतलब डर में रहती है, अराजकता है, क्यों ना कोई ऐसा, मतलब जब लोगों से मिलके समाज बना, समाज को ऐसी जरूरत महसूस हुई कि कोई राज्य होना चाहिए, यानी कोई सरकार होनी चाहिए। ठीक है, कोई राज्य होना चाहिए, कोई सरकार होनी चाहिए जो हमारी सुरक्षा करे। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले जो इंसान का जीवन था वो ऐसा था। तो लोगों ने अपनी सहमति देकर, यानी सब लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने बोला कि कोई एक व्यक्ति उसको सरकार बना दो या राजा बना दो। सरकार तो बाद में आती है, राजा ही कहा जाता था, यानी उसको राजा बना दो। अब राजा उन्होंने अपनी मर्जी से किसी को बनाया है, उनको लगा कि ये ताकतवर है, ये बलवान है, तो ये हमारी रक्षा कर सकेगा, ये हमारी रक्षा की जिम्मेदारी ले लेगा, बदले में हम इसको टैक्स दे देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखो, लोगों ने अपनी सहमति दी और शासन बनाया ताकि शांति हो, सुरक्षा हो। इसलिए लोगों ने अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा, यानी कुछ टैक्स या कुछ हिस्सा जो था वो सरकार को दे दिया। सरकार को आप यहाँ पे राजा मान लीजिए। तो ये समय था। ठीक है, तो हॉब्स ने ये कहा है। लॉक जो है, लॉक क्या कहते हैं? तो लॉक कहते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र और तर्कसंगत होता है। ठीक है, वो स्वतंत्र होता है, वो सोच समझ सकता है, उसके पास बुद्धि है। तो लोग अपनी सुरक्षा, अपना जीवन, अपनी संपत्ति का जो संरक्षण है, ठीक है, उसके लिए सहमति देते हैं कि भाई हाँ इसका संरक्षण होना चाहिए। सरकार तभी वैध होती है जब वह लोगों के अधिकार को बचाए रखती है। अगर सरकार लोगों के अधिकार को बचा के रखती है तो वो वैध है, लीगल है। अगर लोगों के अधिकार को नहीं बचा पा रही है तो वो कैसे सरकार होगी? ठीक है, अगर सरकार दायित्व पूरा ना करे तो विरोध और विद्रोह का अधिकार है जनता के पास। ठीक है, तो ये बात कौन करते हैं? लॉक कहते हैं। नेक्स्ट है रूसो। रूसो के बारे में समझते हैं। रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो शांति और नैतिकता से भरी थी,
लेकिन समय के साथ क्या हुआ, असमानता बढ़ने लगी, अन्याय बढ़ने लगा, लोगों ने मिलकर सामाजिक अनुबंध करा यानी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और जिसमें व्यक्तिगत इच्छा को सामूहिक इच्छा में बदल दिया गया। इसलिए सरकार जो है वो जनता की सामूहिक भलाई के लिए काम करती है, ये इंपॉर्टेंट है। सरकार जो है किसकी भलाई के लिए काम करती है, जनता की भलाई के लिए काम करती है। क्यों, क्योंकि सरकार और जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई हम तुमको टैक्स दे देते हैं, तुम हमको क्या कर दो, तुम हमारी सुरक्षा कर दो। इस तरीके से ये बातें बताई है, किसने बताई है, रूसो ने बताई है, ठीक है। फिर क्यों इसे सीमित दायित्व कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दायित्व जो होता है वो सहमति के आधार पे होता है, जिम्मेदारी जो है वो सहमति के आधार पे होगी। अगर सहमति नहीं है तो जिम्मेदारी वैध नहीं मानी जाएगी। अगर सरकार गलत, ठीक है, गलत करती है यानी नागरिकों को, अगर सरकार कुछ भी गलत है, सरकार में कोई कमी है, तो नागरिकों को अधिकार है विरोध करने का। अगर सरकार संरक्षण ना दे तो नागरिक जो है वो दायित्व देने के लिए मजबूर नहीं है। सरकार अगर संरक्षण नहीं दे रही तो जनता क्यों जिम्मेदारी देगी। इसलिए ये सिद्धांत जो है इसको सीमित दायित्व का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये सीमित दायित्व का समर्थन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सहमति सिद्धांत की कुछ खास बातें। तो शासन के लिए जनता की सहमति जरूरी होती है, ठीक है, यही लोकतंत्र की नींव है। फिर दूसरा, नागरिक अपनी इच्छा से कुछ अधिकार त्यागते हैं, अपनी इच्छा से जानबूझकर, मतलब, ठीक है, और बदले में क्या मिलती है उनको, सुरक्षा मिलती है। सरकार तभी वैध है जब वो जनता की इच्छा पर काम करे, यानी अगर सरकार अत्याचारी हो जाएगी तो वैधता खत्म हो जाएगी, ठीक है। सहमति सिद्धांत से ही लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं, क्योंकि यहां जनता सबसे ऊपर है। अगर मान लो सरकार और जनता के बीच में सहमति नहीं है आपस में, तो सरकार नहीं चल सकती है। जनता सहमत होती है तभी सरकार आती है। जनता कहेगी कि भाई हमको सुरक्षा चाहिए तो सरकार उनकी सुरक्षा के लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये सहमति सिद्धांत होता है जिसमें दोनों के बीच में सहमति होती है। अब इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी है। कमियां क्या है कि ये सिद्धांत मानता है कि सभी ने सहमति दे दी, क्योंकि समाज में कभी भी सभी लोग सहमति नहीं दे सकते, क्योंकि समाज में 50 तरह के लोग हैं। तो आप उनसे बोलोगे भाई ये कर दें, आप अच्छी चीज भी बोलोगे तो उसमें से 2-4 ऐसे निकल ही जाएंगे जो उसको बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कमियां निकालने वाले, ठीक है। तो ये है, तो इसमें मान लिया जाता है कि सभी ने सहमति दी है, पर रियलिटी में हर व्यक्ति कभी भी सहमत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये कल्पना करता है कि पुराने समय में कोई सामाजिक अनुबंध हुआ था जिसका कोई ठोस प्रमाण जो है वो आज के समय में नहीं है। कई बार सरकारें जो है वो जनता की सहमति के बिना भी शासन करती हैं, जनता नहीं चाहती लेकिन फिर भी सरकार शासन कर रही होती है, ऐसा होता है। फिर है नेक्स्ट आदर्शवादी सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। आदर्शवादी सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये आदर्शवादी विचारक जो है वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य जो है जन्म से तार्किक है, यानी मनुष्य का जब जन्म हुआ तो वो तार्किक था, तभी से वो सोचने समझने की वाला था, उसकी सोचने समझने की क्षमता थी, उसके पास दिमाग है, ठीक है। इसलिए राजनीतिक दायित्व का स्रोत जो है वो राज्य का पालन करने की वजह मनुष्य की बुद्धि और तर्क शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य समझदार है, बुद्धि है उसके पास, वो बुद्धि से सोच सकता है। तो ऐसे में उसको स्वतंत्र एक तरह से छोड़ दो, वो अपने बारे में सही गलत जो है वो सोच लेगा, ठीक है। यानी हम राज्य को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा तर्क कहता है कि ये सही है। यानी अगर हम सरकार को मान रहे हैं तो सरकार को हम मान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग जो है वो ये कह रहा है कि हाँ सरकार है, सही है सरकार, तब हम सरकार को मान रहे हैं। अगर हमारा विवेक, हमारी बुद्धि ये कहता है हमको कि सरकार गलत है तो हम सरकार को नहीं मानेंगे, ऐसा आदर्शवादी सिद्धांत कहता है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य में तर्क करने की क्षमता है, वो सोच सकता है, सही गलत के बारे में जानकारी ले सकता है, सरकार सही है तो उसको सही समझेगा, तो ये आदर्शवादी सिद्धांत कहता है। फिर हीगल ने क्या कहा है ये समझिए। हीगल का विचार है कि राज्य जो है ईश्वरीय तर्क का अवतार है, जो सरकार जो है वो ईश्वरीय तर्क का अवतार है। यानी हीगल कहता है कि ईश्वर के तर्क का रूप है। राज्य बहुत श्रेष्ठ और बहुत पवित्र संस्था है, यानी ईश्वर का रूप मान लिया है राज्य को, यानी सरकार को बहुत श्रेष्ठ मान लिया है और बहुत ही पवित्र संस्था मान लिया है। किसने मान लिया? हीगल ने मान लिया, ठीक है। फिर व्यक्ति और राज्य में कोई टकराव नहीं है। हीगल कहते हैं कि व्यक्ति के असली विकास और स्वतंत्रता के लिए राज्य यानी सरकार जो है वो बहुत जरूरी होती है। राज्य के आदेश मानने से व्यक्ति जो होता है वो डेवलप होता है, उसका विकास होता है, इसलिए व्यक्ति को राज्य के आदेश का विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब आदर्शवादी विचारधारा है जो हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यानी राज्य को अच्छा मानता है आदर्शवादी विचार, ठीक है। आगे देखते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है T.H. ग्रीन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि व्यक्ति समाज का हिस्सा है, व्यक्ति समाज में रहता है तो व्यक्ति की भलाई जो है वो समाज की भलाई से जुड़ी होती है।
इसलिए नागरिकों को राज्य का पालन करना चाहिए। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये पूरी तरीके से आप इसको अनलिमिटेड नहीं बोल सकते हो, ठीक है, असीमित नहीं होनी चाहिए। राज्य की शक्ति जो है वो सीमित होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ग्रीन कहते हैं कि राज्य को सिर्फ उतनी शक्ति मिलनी चाहिए जिससे जिससे वह समाज की भलाई कर दे, ठीक है, ना कि अनियंत्रित शक्ति दे दो कि वो समाज को ही नुकसान पहुंचाने चाहे। इतना पावर सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपनी जनता की भलाई कर सके, जनता के भले के लिए काम कर सके, ठीक है। फिर लॉस्की का क्या विचार है? देखिए, लॉस्की कहते हैं कि राज्य और सरकार सर्वोच्च नहीं हो सकते, कभी भी राज्य और सरकार सबसे ऊपर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नागरिक की स्वतंत्रता और अधिकार जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी ये सरकार को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, ये अधिकारों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। नागरिक जो है बिना सोचे समझे राज्य के आदेश को नहीं मान सकता है। यदि राज्य गलत आदेश दे देगा तो नागरिक को विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार अगर कोई गलत आदेश देती है तो क्या करना चाहिए? जनता को उसका विरोध करना चाहिए। आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना, यानी इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये बहुत परिपूर्ण कल्पना पे आधारित है। वास्तविक दुनिया में देखें तो राज्य हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता है। सरकारें जो होती हैं वो गलत भी हो जाती हैं, हमेशा सरकार न्यायपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। आदर्शवादी सिद्धांत उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये कहता है कि सरकार बहुत अच्छी होती है, सरकार सब कुछ होती है, सरकार देव मतलब दैवीय होती है, जनता को उसको पालन करना चाहिए। लेकिन क्या हमेशा सरकार न्यायपूर्ण होती है? तो बिल्कुल भी आप कहोगे हमेशा सरकार न्यायपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। सरकारें भी गलत होती हैं। हर व्यक्ति राज्य और सरकार के साथ पूरी तरीके से सहमत कभी भी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति सरकार का विरोध करता है। लोगों को सवाल करने और विरोध करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक दायित्व के विरुद्ध सिद्धांत। जो राजनीतिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ सिद्धांत। कुछ विचारक मानते हैं कि राज्य के आदेश मानना यानी सरकार का आदेश मानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर राज्य मान लो यानी सरकार अन्यायपूर्ण है, गलत काम करती है, तो नागरिकों का अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। कभी भी मतलब अन्याय वाना यानी जो गलत कानून है वो नहीं मानना चाहिए। हमेशा सरकार की आलोचना करनी चाहिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। अब बात करेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है। ये देखो कितना मतलब चैप्टर वैसे आसान है पर इसमें इतने सारे दृष्टिकोण हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कम से कम 2 बार वीडियो को देख लेना अच्छे तरीके से। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी का क्या मानना है? ये हमेशा अलग नजरिए से देखते हैं। आपको पता है ये वर्ग के हिसाब से देखते हैं। तो राज्य, ये कहते हैं कि राज्य असल में सत्ता वर्ग यानी पूंजीपति लोगों के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो सरकार होती है ना वो अमीर आदमियों की हितों की रक्षा करती है, ठीक है। राज्य जनता की नहीं बल्कि अमीर और शक्तिशाली वर्ग की मदद करता है। इसलिए राज्य का पालन करने का मतलब है अमीर लोगों का समर्थन करना। इसका मेन विचार क्या है? कहता है कि अगर मान लो आज का राज्य जो है वो पूंजीपतियों द्वारा बनाया गया है तो उनकी संपत्ति और शक्ति बढ़ाने के लिए राज्य काम करेगा, ठीक है। यानी राज्य को अगर पूंजीपति अमीर लोगों ने बनाया है तो राज्य उनकी संपत्ति का काम करेगा, संपत्ति बढ़ाएगा उनकी। इसलिए मजदूरों का क्या कर्तव्य होगा? मजदूरों का कर्तव्य होगा कि शोषण खत्म करना है तो उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, क्रांति करना पड़ेगा। यानी मार्क्सवादी जो है हर जगह बस अपनी क्रांति और संघर्ष और वर्ग लेके घुस जाते हैं, ठीक है। जहां पे भी मार्क्सवादी आएंगे वहां पे यही चलेगा। चाहे आप किसी भी चीज में मार्क्सवादियों को देख लो, इनका यही रहता है। अब इनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शोषण को खत्म कर देना, मजदूरों को संगठित कर देना, ठीक है, संगठित संघर्ष बनाना, सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना। मार्क्सवाद में राजनीतिक दायित्व क्यों खारिज है? ये राजनीतिक दायित्व को क्यों नहीं मानते हैं? ये क्योंकि ये कहते हैं कि राज्य हमेशा अन्यायपूर्ण होता है, कानून हमेशा से अन्यायपूर्ण होते हैं, अमीरों के हित में होते हैं, गरीबों के लिए गरीबों के खिलाफ होते हैं। इसलिए ऐसे राज्य का पालन नहीं करना चाहिए हमको, बल्कि इसके बजाय हमको क्रांति करना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्या बताते हैं। इसके बाद है, ये मार्क्सवादी खत्म हो गया, अराजकतावादी दृष्टिकोण। ये बहुत आसान है, मार्क्सवादी भी बहुत आसान था। अराजकतावादी जो अनार्किस्ट होते हैं वो तो कहते हैं कि राज्य ही नहीं होना चाहिए। ये तो किसी सरकार को ही नहीं मानते, कहते कोई सरकार नहीं होनी चाहिए। इंसान है, उसके पास बुद्धि है, वो अपने आप आपस में मिलजुल कर रह लेगा, आराम से वो जी लेगा अपना जीवन। क्यों सरकार बनाते हो? सरकार खामखाम अधिकारों को कम करती है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो अराजकतावादी जो हैं वो सरकार को नहीं मानते। कारण क्या है? इसका कारण यह है कि राज्य स्वतंत्रता छीनता है, यानी सरकार लोगों की स्वतंत्रता को छीनती है, राज्य लोगों को कंट्रोल कर लेता है, ये नागरिकों पर जबरदस्ती के नियम बना बना के थोपता रहता है। राज्य के पास शक्ति होती है इसलिए वो अत्याचार करता है लोगों के साथ, ठीक है। इसलिए ये राज्य को यानी सरकार को नहीं मानते। अराजकतावादियों का क्या सपना था? इनका सपना था कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे कोई सरकार ना हो,
लोग अपनी मर्जी से आपसी सहयोग से अपना जीवन चलाएं, कोई पुलिस ना हो, कोई सेना ना हो, कोई सरकार की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, इसको कौन मानते हैं? इसको प्रूदो मानते हैं। और ये दूसरे विद्वान है क्रोपोटकिन, ये विद्वान जो है इसको मानते हैं अराजकतावादी सिद्धांत को। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, सरकार ना हो, सेना ना हो, पुलिस ना हो। आपको लगता है कि लोग इतने समझदार होते हैं कि वो आपस में अच्छे संबंध बना के रह सकते हैं, वो भी आज की डेट में? नहीं होगा ऐसा पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है समाज में असामाजिक तत्व होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। ऐसे में कोई पुलिस नहीं होगी, कोई सरकार नहीं होगी, कोई सेना नहीं होगी, तो कैसे आप कर लोगे? मान लो कोई पड़ोसी राज्य है, वो आक्रमण कर दे, फिर आप उसका क्या कर लोगे? तो ये सिद्धांत भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है कि कौन क्या कहता है। अब गांधी जी का विचार देख लो, इनका विचार जो है वो थोड़ा अलग है, इनका जो नजरिया है वो थोड़ा अलग है। ये कहते हैं कि राज्य जो है, अगर राज्य अन्याय करे तो उसका पालन आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अहिंसा के साथ। ठीक है, यानी विरोध करो लेकिन अहिंसा के साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। इसको सविनय अवज्ञा कहा जाता है, यानी सरकार जो कहेगी हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन सरकार की बात को नहीं मानेंगे पर हम हिंसा नहीं करेंगे, ये भी है। फिर गांधी जी कहते हैं कि यदि कानून जो है वो अन्यायपूर्ण है तो उसका पालन करना गलत है, लेकिन उसका विरोध करना अहिंसक होना चाहिए। उसका विरोध भी हो तो अहिंसक होना चाहिए। दंड जो है स्वीकार करना चाहिए, जो भी आपको सजा मिले उसको स्वीकार करो। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सरकार को ध्यान दिलाना कि सुधार की जरूरत है, आपके कानून में कमी है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, इस कानून को सुधारो। ठीक है, ये इनका नजरिया था। एग्जाम्पल, इन्होंने विदेशी कानूनों का विरोध करा था, नमक सत्याग्रह करा था, क्योंकि इनको लगता था कि यह कानून खिलाफ है जनता के। ठीक है, फिर अंग्रेज सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स का भी इन्होंने क्या करा था? विरोध करा था। गांधी जी का संदेश क्या था? ये अन्याय का विरोध करते हैं, हिंसा ना करने की बात करते हैं, कानून तोड़ते हैं पर दंड को भी स्वीकार करते हैं, यानी कानून तोड़ेंगे, सजा जो सरकार देगी वो लेंगे, सजा भी मानेंगे। लक्ष्य जो था वो समाज का भला था, खुद का लाभ करना नहीं था, व्यक्तिगत भलाई नहीं है, ये व्यक्तिगत फायदा नहीं है, बल्कि समाज के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, फिर गांधी का विचार जो है वो पूरी दुनिया में प्रभावी है। इनका ये जो सविनय अवज्ञा वाला जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया में और जगह पे भी हुई। मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने अपनाया इस सिद्धांत को। नेल्सन मंडेला, इन्होंने भी गांधी जी के सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है, तो यानी इनका जो सिद्धांत था वो दुनिया में और भी जगहों पे था। तो यहाँ पे अपनी यूनिट और चैप्टर खत्म हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, पर इतनी सारी विचारधाराएं आ जाती हैं तो थोड़ा आपको दिमाग लगा के अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 2 बार देखो। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपके एग्जाम से पहले करा दिया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे, कहते थे कि आप पेपर से पहले करा दोगे, 12 तारीख को पेपर है, इतनी तारीख को पेपर है, उतनी तारीख को पेपर है, क्या पेपर से पहले हो पाएगा? तो आज मैंने कर दिया है पेपर से पहले। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मैक्सिमम कमेंट कर दो, जितनी कमेंट कर सकते हो कर दो। मैं आपकी कमेंट को पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।